प्यारे छात्र छात्राओं, अभी तक हमने किन्हीं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की आपको अलग अलग विधियां बताई हैं, जिसमें पहली जो विधि थी वो ग्राफी विधि थी और दूसरी प्रतिस्थापन और उसके बाद तीसरी जो बीजगणितीय हमारे पास विधि थी वो विलोपन विधि थी। तो इस प्रकार इन तीन विधियों को हमने समझा और प्रश्नावली 3.1, 2, 3 और 4 के द्वारा इन तीनों विधियों को समझने का हमने प्रयास किया है। आशा है आपने इन अभ्यासों को बहुत अच्छी तरह किया होगा और अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो अपना प्रश्न जो है हमें ग्रुप के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से भी हम आपस में शेयर करके आपको इस बात को समझाएंगे। और आज जो नई विधि है वो है वज्र गुणन विधि, जो समय और शॉर्टकट के तरीके से अगर हम कहें तो सबसे अच्छी विधि है वज्र गुणन विधि। इसमें आपको इसका एक तरीका है, उस तरीके को अगर आप सीख लें, जो स्टेप बाय स्टेप इसके जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अगर आप सीख लेंगे तो बहुत ही अच्छा और सटीक इसके आंसर होते हैं। इसमें आप कठिन से कठिन जो जटिल समीकरण होती हैं उनको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसको आप बहुत ध्यान से समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। मैंने दो समीकरण यहाँ पर लिए हैं जो व्यापक रूप में जो मानक समीकरण है उन्हीं का हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहली समीकरण हमारे पास है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी समीकरण हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे, इस समीकरणों के बारे में आप पहले से भी परिचित हैं कि ये व्यापक जो हमारे पास दो चर वाली रैखिक समीकरण है उसका व्यापक रूप है। इसमें जो पहली समीकरण है उसमें a1 b1 c1 और दूसरी समीकरण में a2 b2 c2 ये हमारे गुणांक हैं। जो x का गुणांक है वो a1 और a2 हैं और y के गुणांक b1 और b2 हैं और जो अचर पद है वो c1 c2 है। तो आपको वज्र गुणन विधि से ध्यान रखना है कि यदि वज्र गुणन विधि से आपको करना है तो पहले समीकरण को व्यापक रूप में लाना होगा। यदि व्यापक रूप में नहीं है तो हमें उसे व्यापक रूप में लिखना होगा। तो विलोपन प्रतिस्थापन में आपने देखा होगा हम उसको जो है दूसरे ढंग से लिखते हैं, चरों को एक तरफ और अचर को एक तरफ, इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर अचर दूसरी पक्षांतर करके आपको एक तरफ लाना होगा, उसको व्यापक रूप में लिखना होगा, इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे हमारे पास दो समीकरण हैं तो इनको आप ध्यान से देखें। a1x है, b1y प्लस c1 है। तो यहाँ पर x का गुणांक जो a1 है और इसी प्रकार से y का गुणांक b1 b2 है, अचर पद c1 c2 है। तो इस समीकरण को हल करने का एक अपना तरीका है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम सर्वप्रथम इसको हल करने के लिए x लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस वाई लिखेंगे इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। अर्थात पहले पहला चर लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा चर लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि पहले हम इसको प्लस मान रहे हैं तो प्लस के बाद फिर हम माइनस, उसके बाद फिर प्लस, अर्थात बीच का जो पद y है उसके आगे माइनस लगाएंगे। ये इसका तरीका है। और उसके बाद जब आप x के नीचे लिखने का प्रयास करेंगे तो x के जब हम नीचे लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे हम इसको एक सारणिक या वज्र के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर एक सारणिक आप बना सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे इसके अंदर हमें क्या लिखना है, इसी प्रकार से y के अंदर अगर हमें कुछ लिखना है, इसी प्रकार से हम नीचे इसके नीचे अगर हमें कुछ लिखना है तो इस तरीके से इसमें लिखने का तरीका क्या है, जब हम x के नीचे कुछ लिखने का प्रयास करेंगे तो हम x वाले पद को ढक देंगे या मान लेंगे कि x वाला पद नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, जो भी पद हमारे पास बच रहे हैं y और अचर पद बच रहे हैं तो इनके सिर्फ गुणांक लिखने हैं और एज सच चिन्ह सहित आपने लिख देने हैं। चिन्ह सहित लिखना है। ये आप ध्यान देंगे कि जैसा भी यहाँ पर, जैसे आप यहाँ देखेंगे कि b1 के आगे प्लस चिन्ह है, b2 के आगे प्लस है, c1 के आगे प्लस है, c2 के आगे प्लस है। यदि ये प्लस नहीं होते, माना यहाँ पर माइनस होते, तो हमें माइनस चिन्ह सहित यहाँ पर लिखना होता है इस वाले में। तो यहाँ पर जैसे आप मैं x के नीचे लिख रहा हूँ तो x के नीचे मैं लिखूँगा कि b1 और b2 और इसी प्रकार से मैं लिखूँगा c1 और c2। आप ध्यान दिया होगा। इसी प्रकार से जब हम इस y के नीचे लिखेंगे तो हम y के पद को ढकेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए y के पद को ढकने के बाद आप देखेंगे समीकरण में आपको a1 a2 और c1 c2 दिख रहा है। तो जैसा आपको दिख रहा है चिन्ह सहित वैसा हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ सारे के सारे प्लस चिन्ह हैं इसलिए प्लस चिन्ह को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर हम ऐसा जैसा है वैसा यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार से लास्ट वाले पद में जब हम जाएंगे, ये अचर पद है 1 है, तो अचर पद को यदि हम एलिमिनेट करेंगे तो अचर पद के बाद जो बच रहा है आप लोग देखेंगे वो a1 a2 b1 b2 बच रहा है। तो a1 a2 b1 b2
तो इस प्रकार से हमारे पास एक सारणिक के रूप में ये एक नया टर्म्स ऐसे आ गया। समीकरण को इस प्रकार से हमने ऊपर की दो समीकरणों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसमें हमने करना क्या है, वज्र गुणन जो इसका नाम है, वज्र गुणन मतलब तिरछा गुणा होता है। तो अब हमने हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ है उसको नीचे उससे गुणा करेंगे। इसी प्रकार से नीचे वाला जो B2 है आप देखिए इसको ऊपर से गुणा करेंगे। ध्यान देंगे, देखिए आप इसको ध्यान से देखें तो हमने क्या किया है, इसमें जो हमारे पास ऊपर वाला पद B1 है उसको हम C2 से गुणा करेंगे। तो इसको ध्यान देंगे आप, ऊपर पहले ऊपर वाले को, पहले इस वाले को गुणा नहीं करेंगे, पहले ऊपर वाले को नीचे वाले से, फिर नीचे वाले को ऊपर वाले से। तो इसी प्रकार से हम A2 का गुणा C2 में करेंगे और A1 का गुणा C2 में करेंगे, यहाँ ऐसे करेंगे। तो इस प्रकार से हम इस वज्र गुणन को यहाँ पर करेंगे। तो अब हमारे पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन माइनस वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। अब इसमें जब हम लिखेंगे तो हम यहाँ ध्यान देंगे B1 और C2 को गुणा करेंगे, हमारे पास आएगा B1 C2 माइनस, चिन्ह हमेशा बीच में माइनस आएगा, ये माइनस सूत्र का है और इन दोनों से जो भी चिन्ह आएगा उसको हम देखेंगे और यहाँ पर आएगा B2 C1। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे तो A1 C2 माइनस A2 C1। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा A1 B2, A1 का गुणा B2 में करेंगे तो A1 B2 माइनस A2 B1। तो इस प्रकार से हमारे पास x अपॉन ये आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वज्र गुणन का सॉल्व हो गया। अब हमने x की वैल्यू आप निकालना है तो आप देखेंगे इस वाले जो टर्म्स है इसको हम इसके इक्वल करेंगे। तो जब हम इसके इक्वल करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी, ये वाला टर्म्स 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो ये वाला टर्म्स है नीचे वाला ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करके वही चीज़ आएगी, अर्थात ये वाला टर्म्स ऊपर चल जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। और इसी प्रकार से यदि आप y की वैल्यू निकालेंगे तो ये y में भी ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो यह आ जाएगा A1 C2 माइनस A2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। और यहाँ चिन्ह आप देखेंगे ये जो माइनस चिन्ह था वो इसके साथ लग जाएगा। इस प्रकार से हम डायरेक्ट जो है सीधे सीधे आप x और y की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर आपका अभ्यास हो जाए तो आप बहुत जल्दी, शॉर्टकट तरीका है, बहुत जल्दी जो है आप 2-3 स्टेप्स में आप किसी भी जटिल से जटिल जो आपके समीकरण है उसका हल आप यहाँ पर कर लेंगे। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो चिन्ह है, क्योंकि चिन्हों से ही हम गलत करते हैं, आपके जो चिन्ह हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और चिन्ह का अगर आप ध्यान रखेंगे, प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लाई का हमारे पास रूल हैं, उन रूलों को बहुत अच्छी तरह ध्यान रखेंगे आप, तो किसी भी प्रश्न का उत्तर आप बहुत जल्दी और सही उत्तर आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। वज्र गुणन विधि।